हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि फिंगरप्रिंट कितने तरह के होते हैं। डीएमआईटी रिपोर्ट के अंदर सबसे अहम चीज क्या है? फिंगरप्रिंट्स। क्योंकि फिंगरप्रिंट होंगे तो रिपोर्ट बनेगी, फिंगरप्रिंट नहीं है तो आप कुछ नहीं बना सकते हैं। रिपोर्ट के बारे में कुछ सोचना भी बेकार है। तो डीएमआईटी रिपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? फिंगरप्रिंट है। अब फिंगरप्रिंट के बारे में आज रिपोर्ट में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आज ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि अगर फिंगरप्रिंट की नॉलेज आपको बहुत अच्छी है तो इसका प्रभाव कहां कहां पड़ने वाला है। अगर फिंगरप्रिंट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर फिंगरप्रिंट के बारे में नॉलेज अच्छी रखते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति की बिना फिंगरप्रिंट लिए उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। अगर फिंगरप्रिंट की नॉलेज आपकी अच्छी है तो डीएमआईटी रिपोर्ट की काउंसलिंग के दौरान फिंगरप्रिंट के जो पैटर्न और उसके कोड होते हैं वो अगर आपको जानकारी में होंगे तो काउंसलिंग में आपको जबरदस्त फायदा होने वाला है। क्योंकि 11 साल पहले जब हम लोग रिपोर्ट खुद नहीं बनाया करते थे, हम लोग खुद बाहर से मंगवाते थे, तो रिपोर्ट हमारे पास में आती थी, हम उसकी काउंसलिंग करते थे। मैं आपको वीडियो के अंदर आगे एक एग्जांपल दूंगा जिससे हम लोगों ने सीखा कि रिपोर्ट खुद ही बनाएं तभी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव काउंसलिंग हो सकती है। अगर आप रिपोर्ट किसी और से बनवाते हैं तो बेकार है काउंसलिंग, महारद्दी बेकार काउंसलिंग होगी, करनी नहीं चाहिए काउंसलिंग, और इस काम को ही नहीं करना चाहिए अगर आप खुद से रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन दबाइए और ऑल पे बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को कहूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो, जैसा कि बात की जा रही है फिंगरप्रिंट के बारे में, तो फिंगरप्रिंट एक हर इंसान का यूनिक होता है और डीएमआईटी रिपोर्ट में एक इंसान की 10 अंगुलियों के फिंगरप्रिंट का कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के हिसाब से रिपोर्ट जनरेट होती है। अब मेरे फिंगरप्रिंट आपसे कभी मैच नहीं होंगे और आपके फिंगरप्रिंट मेरे से मैच नहीं होंगे। दो जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट आपस में एक दूसरे से मैच नहीं होते। दुनिया में सबकी पर्सनल आइडेंटिटी है फिंगरप्रिंट, इसलिए सबकी यूनिक रिपोर्ट होती है। लेकिन अगर आपको फिंगरप्रिंट की बहुत अच्छी पकड़ है तो आप बहुत अच्छी काउंसलिंग कर पाएंगे। इवन आप अपनी जो है ना एक्सपर्टाइज को इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि आप बिना फिंगरप्रिंट लिए किसी भी इंसान के लेफ्ट थंब के ऊपर केवल टॉर्च का प्रकाश डालिए, आपको फिंगरप्रिंट पैटर्न का क्लियर कट दिखाई देगा। और फिंगरप्रिंट को देखते ही अगर नॉलेज है फिंगरप्रिंट की तो आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता पाएंगे कि वो आउटर पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आप राइट थंब के ऊपर जो टॉर्च है उसका प्रकाश डालेंगे तो आपको क्लियर कट फिंगरप्रिंट पैटर्न दिखेगा, और फिंगरप्रिंट की अगर नॉलेज है तो आप बता पाएंगे कि वो बंदा अंदर से इनर पर्सनैलिटी उसकी कैसी है, जिसे हम लोग प्राइमरी पर्सनैलिटी या सेकेंडरी पर्सनैलिटी के नाम से जानते हैं। अगर दोनों थंब के अंदर सेम पर्सनैलिटी है तो बंदा जैसा बाहर से वैसा ही अंदर से। फिंगरप्रिंट का इतना जबरदस्त महत्व है। फिंगरप्रिंट की नॉलेज आपको बहुत अच्छी होगी तो आप काउंसलिंग के अंदर बहुत ही रिमार्केबल छाप सामने वाले पेरेंट्स के ऊपर छोड़ पाएंगे। अब जैसा कि मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं फिंगरप्रिंट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि फिंगरप्रिंट की नॉलेज मस्ट है। जब 11 साल पहले हम लोगों ने पहली बार डीएमआईटी स्टार्ट की थी तो हमारे संपर्क में एक पर्सन आए जिनका हमने डीएमआईटी टेस्ट किया। चूंकि वो किसी पुलिस विभाग से थे और एक एडिशनल एसपी के लेवल पर थे, मैं नाम नहीं बता रहा लेकिन एडिशनल एसपी थे। उनके बच्चे का हमने डीएमआईटी टेस्ट किया और रिपोर्ट की काउंसलिंग के वक्त जब उनके साथ हमने मुलाकात की तो उस आईपीएस महोदय ने मेरे से ये पूछ लिया कि आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले जो पेज है इस पर W1, R1, L1 ये सब लिखा हुआ है, क्या चीज़ होती है? W4, W3। अब मेरे को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी क्योंकि रिपोर्ट मैंने ज़िंदगी में कभी खुद ने बनाई नहीं तो मेरे को क्या पता कि क्या चीज़ हो सकती है ये। तो मेरे को बातें घुमानी पड़ी, इधर उधर बात जैसे तैसे मुझे जमानी पड़ी, लेकिन वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने इधर उधर करके बात जमाई और उस आगे निकल गया। काउंसलिंग मैंने ठीक से कर दी, खत्म हो गई बात। लेकिन मेरे को ये बात क्लिक हो गई कि आज इस पर्सन ने पूछा है, कल को दूसरा बंदा पूछेगा, इसलिए मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये भी जानकारी हो गई थी कि ये R1, R2, W1, W3, W4, X1, X4, X3 ये जितनी भी चीजें इन्होंने पूछी है ये एक्चुअल में फिंगरप्रिंट बनाने वाला व्यक्ति जानता है, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट बनाने वाला व्यक्ति जानता है।
क्योंकि फिंगरप्रिंट तो अपने आप ही बन के आते हैं, उसे तो कौन बनाएगा। लेकिन रिपोर्ट बनाने वाले व्यक्ति को पता है कि ये फिंगरप्रिंट के कोड हैं, ये फिंगरप्रिंट की टर्मिनोलॉजी है, फिंगरप्रिंट के नाम है। अब हमें पता नहीं कि क्या चीज़ है। लेकिन जब मैंने उस आईपीएस महोदय से पूछा कि आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं, तो उन्होंने एक जानकारी दी और वो मेरे लिए एक मेरी जो है जानकारी में इजाफा हुआ। वो ये कि उन्होंने बताया कि मैंने क्रिमिनोलॉजी बुक पढ़ी है, उसमें फिंगरप्रिंट के यही कोड बारे में बताया गया है कि आपराधिक प्रवृत्तियों के फिंगरप्रिंट किस तरीके के होते हैं। वो हमें आईपीएस के दौरान वो बुक पढ़ाई जाती है, जिसमें फिंगरप्रिंट की बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है। फोरेंसिक साइड के अंदर फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक पढ़ाई जाती है, उसमें भी ये बताया जाता है। तो वहाँ पर ये सारे कोड हमें पढ़ाए जाते हैं। तो मैंने सिर्फ जिज्ञासावश आपसे पूछा, लेकिन वो कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट जैसा नहीं, मैंने काउंसलिंग कर दी। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि अभी भविष्य में अभी किसी और का किया और वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से रहे और उन्होंने कुछ पूछा और मैं जवाब नहीं दे पाया, तो फिर मैं अपनी जो है एक्सपर्टाइज क्या दिखा रहा हूँ। फिर डीएमआईटी में मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए हमने डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर अरेंज किया और उसके बाद में हमने रिपोर्ट खुद से बनाना स्टार्ट की। और जब खुद से बनाई तो हमें पता लग गया कि पहले की काउंसलिंग और अब की काउंसलिंग में रात दिन का अंतर हो गया। इसलिए अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और आपको ये लग रहा है कि हमने तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से ले रखा है, हमने तो उस कंपनी से ले लिया, हमने तो इस ऑर्गेनाइजेशन से ले लिया, और आपको ये लग रहा है कि आप लोग खुद रिपोर्ट नहीं बनाते हैं और आप किसी को 100 रुपए 200 500 रुपए पे करके वहां से रिपोर्ट बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा ब्लंडर कर रहे हो आप डीएमआईटी के फील्ड में सक्सेस हो ही नहीं सकते। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि अगर आप रिपोर्ट के भरोसे किसी और पर हो, अगर आप इंडिपेंडेंटली नहीं है, ऐसी इंडिया के अंदर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले व्यक्ति को डीएमआईटी की काउंसलिंग नहीं सिखाती। उसके पीछे रीजन बताता हूं। रिपोर्ट बनाना नहीं सिखाते ताकि वो आपसे 4 पैसे ले सके, वो काउंसलिंग नहीं सिखाते ताकि वो आपसे 4 पैसे ले सके और आप काउंसलिंग के एक्सपर्ट ना बन सको और आप कौन रहो, हमेशा लंगड़े घोड़े की तरह चलते रहो, आप उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहो। ऐसा माहौल मार्केट के अंदर हमारे द्वारा देखा गया, लोगों ने हमें बताया, लेकिन हमने कभी इस चीज को बिलीव नहीं किया, क्योंकि हम भी चाहते तो आप लोगों से 100 रुपए 500 रुपए डीएमआईटी रिपोर्ट बनाने के और काउंसलिंग के 1000 रुपए 1500 रुपए हम आपसे ले सकते हैं, लेकिन ये यूजलेस है। ये कब तक हम आपको जो है ना चूसने का काम करेंगे। क्यों चूसना है आपको? जब आपको ये चीज सिखाई जा सकती है तो आप इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ सकते हो, ऐसे तो आप कभी इंडिपेंडेंट होंगे नहीं। हमारे पास में बहुत सारे कॉल आते हैं, भी लेटेस्ट भी एक महिला का कॉल आया, उन्होंने बताया मैंने किसी आदमी से ले रखी है फ्रेंचाइजी, जो खुद तो डीएमआईटी काउंसलिंग का 20-20 हजार ले लेता है, काउंसलिंग का, सॉफ्टवेयर का नहीं, 20-20 हजार। और हमारे को जब रिपोर्ट बनाना नहीं सिखाया और हमें जरूरत पड़ती है तो हमसे हर रिपोर्ट का 400 रुपये चार्ज करता है। वो 400 रुपये हमें देना पड़ता है और काउंसलिंग में हमें उसी से करवानी पड़ती है। अब वो सस्ते में करता है क्योंकि हमने फ्रेंचाइजी ले रखी है 5000 4000 में। अगर इंडिविजुअल कोई इंसान जाके करे तो उनसे वो 20-20 हजार लेते हैं। लोग ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बताते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप खुद से खुद का गुरु खुद को बनाओ, खुद सीख जाओ। हमने भी तो ऐसा ही किया है, तो आपको भी हम चीज़ सिखा रहे हैं। हमारी तरह डुप्लीकेट होके पूरी तरह से एक्सपर्टाइज हासिल कर लो, क्योंकि हम लोग पिछले 11 साल से करते आ रहे हैं और मेरा अनुभव है कि डीएमआईटी रिपोर्ट अगर आप खुद से बना सकते हैं तो आप काउंसलिंग जबरदस्त कर सकते हैं। ऐसी संस्थाओं के बुलावे में मत आओ जो आपको ये कहती हो कि आपको एमए साइकोलॉजी करना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा, तब जाके आप डीएमआईटी कर पाएंगे, आप कोई पर्टिकुलर आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तब आप कर पाएंगे। अननेसेसरी के झांसे हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए। आप डीएमआईटी रिपोर्ट खुद बनाओ और खुद काउंसलिंग करो, आप जबरदस्त जो है ना एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं। आपको डीएमआईटी की बुक हम लोगों ने प्रोवाइड करवा रखी है, जिसके बारे में आपको मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ। बुक आप खरीदो, उसके अंदर रिपोर्ट बनाना भी सिखाया है, फिंगरप्रिंट के बारे में बताया है, काउंसलिंग भी सिखा रखी है, और हमारे खुद के ऑनलाइन सेशन होते रहते हैं। हम जूम पर सेशन करते हैं, सिखाते हैं ताकि आप एक्सपर्ट बन सकें। चलिए हम लोग वीडियो के अंदर आगे फिंगरप्रिंट के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिंगरप्रिंट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो मुझे फिंगरप्रिंट आपको दिखाने पड़ेंगे। तो मैं एक एक इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाता जाऊंगा और एक एक फिंगरप्रिंट के बारे में बताता जाऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर आप देख पाएंगे एक एक फिंगरप्रिंट के बारे में। चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी फिंगरप्रिंट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि फिंगरप्रिंट को समझने के लिए आपको
लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो चलिए अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि फिंगरप्रिंट जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है फिंगरप्रिंट का वो क्या है, तो फिंगरप्रिंट के क्लासिफिकेशन करके बात की जाए तो दुनिया में 4 तरह के फिंगरप्रिंट होते हैं। ये 4 तरह के फिंगरप्रिंट को अगर हम लोग देखें और हमें याद करना हो तो हम किस तरह से इसे याद करेंगे, तो उसके शॉर्ट फॉर्म के लिए एक लिखा हुआ है LAWA, जो आप देख पा रहे हैं, लावा एक वर्ड लिखा है। ये शुरू के एक वर्ड ले रखे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो फिंगरप्रिंट की अगर बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि फिंगरप्रिंट में सबसे पहले लिखा है लूप। ये लूप नाम का एक फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है। लूप वैसे फिंगरप्रिंट की टर्मिनोलॉजी है, इसको हम बोलते हैं लूप, ठीक है। दुनिया में अगर आप 100 लोगों के फिंगरप्रिंट लोगे तो 40 से 50% लोगों के फिंगरप्रिंट आपको लूप कैटेगरी के मिलेंगे। लेकिन अगर बात की जाए आर्च नाम के फिंगरप्रिंट की, तो आर्च अगर 100 लोगों के फिंगरप्रिंट लेते हो तो 7 से 8% लोगों के फिंगरप्रिंट आपको आर्च मिलेंगे। अगर आप लेते हैं फिंगरप्रिंट वर्ल के बारे में तो 100 लोगों के लोगे तो 50% लोगों के फिंगरप्रिंट आपको वर्ल मिलने वाले हैं। लेकिन एक्सीडेंटल फिंगरप्रिंट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए हम 11 साल से इस काम को कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास में एक्सीडेंटल केस अगर देखा जाए तो 1 या 2 आया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति चला के अपनी अंगुली को नहीं कट करता, कोई भी उसे ब्लेड नहीं लगाता, कोई भी अपने फिंगरप्रिंट को खराब नहीं करता, चला के कोई अपनी अंगुली को कटवाता नहीं है, किसी के एक्स्ट्रा अंगुली उगती नहीं है, किसी की फैक्ट्री में दुर्घटना से अंगुली कट जाए, कोई चोट लग जाए, कोई हथौड़ी से मारते समय, कील ठोकते समय कुछ लग जाए, अगर ऐसा कुछ भी है तो उसका फिंगरप्रिंट पैटर्न खराब हो जाता है। खराब होने के कारण वो फिंगरप्रिंट अपने लिए काम का नहीं है, तो अब अपन फिंगरप्रिंट नहीं ले पाते, इसलिए उसे एक्सीडेंटल केस बोला जाता है, ठीक है जी। अब हम फिंगरप्रिंट के नाम अगर याद रख पाएं तो ठीक है, याद नहीं भी रहते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान जो आपको मटेरियल दिया जाता है उसमें एक पीपीटी दी जाती है जिसके हेल्प से आप रिपोर्ट बना पाते हैं, तो वो पीपीटी आपके काम आ जाती है। तो आपको अगर नाम याद नहीं रहते हैं तो पीपीटी हेल्प करती है, अदरवाइज जो है नाम याद हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हम लोग सबसे पहला फिंगरप्रिंट हम लोग पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लूप। तो जो फिंगरप्रिंट आप देख पा रहे हैं उसमें एक सबसे पहला पार्ट आप देख पाएंगे, उसको बोलते हैं लूप। ये जो लूप नाम का फिंगरप्रिंट है, इस लूप नाम के फिंगरप्रिंट में 2 होते हैं, एक होता है अल्नर लूप और एक को बोलते हैं रेडियल लूप। तो जो अल्नर लूप और रेडियल वैसे तो हड्डियों के नाम है, जो हमारे हाथ की बोन्स होती है उसको हम बोलते हैं अल्नर और रेडियल, ठीक है जी। अब जो अल्नर लूप है या रेडियल, इनके नाम आपको याद रहते हैं तो अच्छी बात है, नाम याद नहीं रहते हैं तो एटलीस्ट इसकी इमेज से आप फैमिलियर हो जाइए, इसकी इमेज हमारे को ध्यान होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अल्नर लूप की इमेज देखते हैं। देखिए अल्नर लूप, अगर इस तरह का कोई फिंगरप्रिंट हो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो अगर इस तरह के फिंगरप्रिंट में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि फ्लू जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हो राइट साइड में एक वाई शेप बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, ये वाई शेप में बना हुआ है डेल्टा, और ये लेफ्ट साइड के अंदर फ्लो जा रहा है। अगर किसी भी रिपोर्ट में किसी भी फिंगरप्रिंट में राइट साइड के अंदर अगर वाई शेप डेल्टा दिया हुआ आता है, डेल्टा जैसा कि आप इसकी बनावट देख रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ पर आपको काउंसलिंग के दौरान सिखाया जाता है या रिपोर्ट बनाने के दौरान हम सिखाते हैं कि वाई शेप एक्चुअल में होती क्या है, ये कैसे बनती है। लेकिन अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो जो वाई शेप आप बन रही है ये एक ही मिलेगी आपको लूप में, वो भी राइट साइड में। तो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि डेल्टा पॉइंट है, तो इसे हम बोलेंगे लूप। लेकिन अगर इसी फिंगरप्रिंट के सामने मैं ऐसा कांच लगा दूं, मिरर, तो ये मिरर के अंदर आपको कैसे दिखाई देगी, इमेज उल्टी दिखेगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज कैसी दिखाई देगी, देखिए अगली इमेज कैसी दिख रही है, मैं अगली उल्टी दिखाई दे रही है, तो इसके उल्टी को हमने क्या बोल दिया, रेडियल लूप। यानी कि जो फर्स्ट आपने देखा, अगर आपको फर्स्ट याद है तो सेकंड आपको अपने आप याद हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे क्या, रेडियल लूप। तो दोनों इमेज मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई, यही फिंगरप्रिंट है। देखिए सबसे पहले हमने लूप क्लियर कर लिया। अब हमारे आर्च पे, आर्च नाम का फिंगरप्रिंट में होते हैं 4 तरह के आर्च। सबसे पहला आर्च जिसे हम बोलते हैं सिंपल आर्च। वैसे तो ये फिंगरप्रिंट जो है सिंपल आर्च किस तरह का होता है हम देखते हैं, इस तरह का, ये पानी के फ्लो की तरह ऐसा चलता रहता है, इसे हम बोलेंगे पठार की तरह फिंगरप्रिंट, या पानी की वेव्स की तरह से होता है ये फिंगरप्रिंट, ठीक है। इस फिंगरप्रिंट की अगर बात की जाए तो इसमें ना तो कोई सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है लूप की तरह, और ना इसके अंदर कोई डेल्टा में दिखाई दे रहा है, तो दोनों ही चीज इसमें नहीं है, इसलिए इसका नाम है सिंपल आर्च। अगर बात करें अगले फिंगरप्रिंट की जिसे हम बोलते हैं टेंटेड आर्च, तो ये टेंट की शेप में इस तरीके से बना हुआ होता है, इसे हम बोलते हैं टेंटेड आर्च।
टेंट की शेप में। लेकिन इसकी भी खासियत है, इसके अंदर आपको सेंटर पॉइंट नहीं मिलेगा और ना इसके अंदर आपको मिलने वाला है कोई डेल्टा पॉइंट। तो ये एक अपने आप में ही जो है ना आधा अधूरा सा फिंगरप्रिंट है। अब बात की जाए अगर दो फिंगरप्रिंट और दोनों के अंदर सिमिलरिटी, तो आपके सामने स्क्रीन पर जो आपको फिंगरप्रिंट दिखाई दे रहा है, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप इन दोनों इमेजेस के बीच में मुझे अंतर बताइए और कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या अंतर आपको दोनों इस इमेज में दिखाई दिया। फटाफट से अभी ही कमेंट लिख दीजिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे बताइए कि आपको दोनों इमेजेस के बीच में क्या आपको दिखाई दे रहा है, कि क्या दोनों इमेजेस में सबसे बड़ा फर्क क्या है। अगर वो फर्क आप बता पाएंगे तो आप मेरे हिसाब से अभी तक जितना फिंगरप्रिंट आपने सीखा है वो आप सीख चुके हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं जहां तक कि देख पा रहा हूं आप लोग कमेंट कर रहे होंगे। देखिए आपने कमेंट किया या नहीं किया, मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए दोनों फिंगरप्रिंट में आप देखेंगे तो एक फिंगरप्रिंट राइट की बात करें जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, राइट फिंगरप्रिंट हमने अभी पढ़ा है, तो अल्लर लूप है, इसमें आपको राइट साइड के अंदर डेल्टा दिख रहा है और सेंटर पॉइंट दिख रहा है। सेंटर पॉइंट से डेल्टा के बीच की दूरी देखिए आप ज्यादा है, लेकिन लेफ्ट वाले इमेज के अंदर आप देखेंगे तो वो आप देखिए यहाँ सेंटर पॉइंट से डेल्टा एकदम नजदीक में है, तो इन दोनों के बीच में दूरी कम है। तो दोनों इमेजेस में अब आप अंतर देखेंगे कि दोनों इमेज में क्या मोटा अंतर देखने को मिला कि सेंटर पॉइंट से डेल्टा की दूरी अल्लर लूप में ज्यादा है। इसका मतलब हम ये सीख गए कि अगर कोई भी ऐसा फिंगरप्रिंट जिसमें सेंटर से लेके डेल्टा की दूरी अगर ज्यादा है तो वो क्लियर कट लूप है। लेकिन अगर यही सेंटर पॉइंट के नजदीक आ जाता है डेल्टा पॉइंट तो उसे हम बोल देंगे लूप तो है ये लेकिन आर्च के साथ में लूप है। अब अगर इन दोनों इमेजेस को हम समझना चाहें तो हम क्या देखेंगे कि अगर इसके आगे कांच लगाएं तो ये मिरर इमेज दिखेगी। कैसी दिखेगी आप स्क्रीन पर देखिए, इस तरह की आपको इमेज दिखाई देगी और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं जस्ट उसका रिवर्स है। रेडियल लूप में क्या देखा हमने कि लेफ्ट साइड के अंदर डेल्टा है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, लेकिन इसी के साथ में एक फिंगरप्रिंट हो जो सेंटर पॉइंट से जो लेफ्ट के अंदर आप डेल्टा देख रहे हैं उसकी दूरी पास में, और राइट साइड के अंदर देखिए दूरी दूर है। इसका मतलब एक क्लियर कट रेडियल लूप है, लेकिन अगर पास में आ जाता है तो लूप के साथ में आर्च है। यहां सीखने वाली बात यह है कि दुनिया में अगर किसी व्यक्ति के ये वाला फिंगरप्रिंट लेफ्ट थंब के अंदर आता है तो उस इंसान में दोनों तरह की पर्सनैलिटी आपको मिलेगी, लूप वाली भी और साथ में आर्च की भी, तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक बताई जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे वर्ल की। सबसे पहले मैं आपको पीछे लेकर ये दिखा दूं कि आप ये देखिए कि अभी हम लोगों ने लूप कवर कर लिया, आर्च कवर कर लिया, अब हम बात करने वाले हैं वर्ल फिंगरप्रिंट की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फिंगरप्रिंट है। अगर बात की जाए वर्ल की तो देखिए वर्ल फिंगरप्रिंट जो होता है वो कई तरह के हैं। अब आपने मार्केट में किस तरह के वर्ल फिंगरप्रिंट के बारे में जानकारी हासिल करी है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं वही हम आज तक 11 साल में यूज करते आ रहे हैं और उसका रिजल्ट हमने बहुत अच्छा देखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टारगेट सेंट्रिक वर्ल। सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, किसी भी फिंगरप्रिंट के पीछे अगर वर्ल होगा तो उसमें 2 सेंटर पॉइंट हो सकते हैं और 2 डेल्टा पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन अभी जिस फिंगरप्रिंट के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है टारगेट सेंट्रिक वर्ल। नाम के पीछे वर्ल है तो दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा क्या, डेल्टा पॉइंट। अब हम फिंगरप्रिंट सबसे पहला देखते हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे इमेज कि एक सेंटर के अंदर एक पॉइंट है और दोनों साइड के अंदर डेल्टा पॉइंट है। तो नाम के पीछे वर्ल है इसलिए फिंगरप्रिंट के अंदर देखेंगे एक सेंटर पॉइंट और दोनों साइड में डेल्टा। अब आपको जानकारी ये रखनी है कि बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो और उसके ऊपर एक सर्किल और उसके ऊपर एक और सर्किल, ये शुरुआत के 3 सर्किल एक दूसरे से अलग होने चाहिए। बाद में सारे फिंगरप्रिंट एक दूसरे से चिपक जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद की लाइनें चिपक सकती है, लेकिन शुरू की 3 लाइनें अलग अलग होनी चाहिए। बाकी दोनों साइड में डेल्टा होना चाहिए। अगर ऐसा फिंगरप्रिंट है तो उसे हम बोल देते हैं टारगेट सेंट्रिक वर्ल। ये फिंगरप्रिंट आपको ऐसा नहीं दिखाई देता जैसे बच्चों का डाटिंग गेम होता है, एकदम निशाना लगाने वाला, सेम वही फिंगरप्रिंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेकंड फिंगरप्रिंट की अगर बात करें तो इसका नाम है स्पाइरल वर्ल। और स्पाइरल वर्ल मतलब आपको दिख रहा होगा राउंड 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 स्पाइरल की शेप में बनता जा रहा है, लेकिन नाम के पीछे वर्ल है इसलिए दोनों साइड में क्या देखने को मिल रहा है, डेल्टा। तो नाम के पीछे वर्ल होगा तो दोनों साइड में डेल्टा, लेकिन इसकी शुरुआत की बना पर स्पाइरल है इसलिए इसे बोला जाता है स्पाइरल वर्ल। चलिए हम लोग तीसरा फिंगरप्रिंट देखते हैं। इसको बोलेंगे एलोंगेटेड वर्ल, लेकिन दोनों साइड में डेल्टा पॉइंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो शुरू से सर्किल बड़े बड़े हैं, एलोंगेटेड है, अंडे की एग की तरह से शुरू से सर्किल बड़े बड़े, लेकिन दोनों साइड के अंदर डेल्टा है क्योंकि नाम के पीछे वर्ल है। ठीक है जी।
अब फोर्थ फिंगरप्रिंट की बात करते हैं जो एकदम डिफरेंट है। आप देखेंगे अगर डबल लूप वर्ल होगा तो नाम के पीछे तो वर्ल है इसलिए दोनों साइड डेल्टा होगा, लेकिन इस फिंगरप्रिंट में एस बनता हुआ आपको दिखाई देगा। और एस जो ये दिख रहा है आपको, जहां पे भी एस घूमा, जैसे यहां घूमा तो यहां सेंटर पॉइंट है, जैसे ही एस दोबारा घूमा तो यहां सेंटर पॉइंट है। इसमें 2 सेंटर पॉइंट होते हैं और 2 डेल्टा पॉइंट होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है डबल लूप वर्ल में। अगर बात की जाए अगले फिंगरप्रिंट की तो ये इम्प्लोडिंग वर्ल है, इसमें उल्टा एस बना हुआ है, दोनों साइड में डेल्टा है और दोनों साइड में आपको सेंटर पॉइंट दिखेंगे। जैसे ही एस घूमा तो घूमते ही सेंटर पॉइंट, वापस घूमा तो सेंटर पॉइंट। दोनों साइड में क्या हुआ, दोनों साइड के अंदर आप देखेंगे दोनों साइड में डेल्टा और दोनों साइड में बीच के अंदर सेंटर पॉइंट है। ठीक है जी। अब तीसरी बात पे आते हैं, कंपोजिट वर्ल। इसमें और इस वाले फिंगरप्रिंट में और इस वाले में, यानी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी से जाके कमेंट में लिखिए कि डबल लूप और इम्प्लोडिंग वर्ल और अगला कंपोजिट वर्ल, इन तीनों इमेजेस में आपको क्या मोटा फर्क दिखाई दिया। मैं वापस से दिखाता हूं, डबल लूप, इम्प्लोडिंग वर्ल और तीसरा है कंपोजिट वर्ल, इन तीनों इमेजेस में क्या फर्क दिखाई दिया। बहुत सारे लोग कमेंट करके बता रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लास्ट वाली इमेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब सिकुड़ना, यानी इस वाले फिंगरप्रिंट के अंदर एस जो है वो छोटा है, बाकी दोनों साइड के अंदर डेल्टा है। तो तीनों फिंगरप्रिंट में क्या कॉमन रहा, डबल लूप में भी दोनों डेल्टा और इम्प्लोडिंग में भी दोनों डेल्टा और तीसरे वाले में भी दोनों डेल्टा, और तीनों ही फिंगरप्रिंट में तीनों में सेंटर पॉइंट है। ठीक है जी। अब आते हैं अगले फिंगरप्रिंट पे, आप देखेंगे अनलर पिकॉक आईज। अनलर पिकॉक आई का मतलब ये फिंगरप्रिंट आपको मोर के आंख जैसा दिखेगा, मोर के पंख जैसा दिखाई देगा, इस तरह का फिंगरप्रिंट आपको ये देखने को लग रहा है। लेकिन इसके आगे अगर मैं कांच लगा दूं तो इसका जस्ट रिवर्स दिखाई देगा, जिसे हम बोलेंगे रेडियल पिकॉक आई। ठीक है जी। ये आपने सारे फिंगरप्रिंट देखे। अभी आप देखिए स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कोड, अनलर लूप का कोड L होता है, रेडियल का R होता है, सिंपल आर्च का X1, टेंटेड आर्च, या ना ये सारे आपको कोड दिए हुए हैं। ये रिपोर्ट बनाने वाली ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है, लेकिन रिपोर्ट बनाना मैं आपको यहाँ नहीं सिखा रहा, मैं फिंगरप्रिंट के बारे में आपको जो है फेमिलियर कर रहा हूँ। ये सारे फिंगरप्रिंट आपने देखे, मैं एक बार आपको शॉर्ट में रिवाइज कराता हूँ। देखिए सबसे पहला फिंगरप्रिंट क्या था, लूप। लूप कितने तरह के होते हैं, अल्नर लूप और रेडियल लूप। तो अल्नर लूप में क्या है, राइट साइड में डेल्टा है, फ्लो जाता है लेफ्ट साइड में। ठीक है। रेडियल लूप इसकी जस्ट उल्टी इमेज है, लेफ्ट साइड में डेल्टा, राइट साइड में फ्लो जाएगा। अगर आर्च की बात की जाती है तो आर्च सिंपल फिंगरप्रिंट जो होता है सिंपल, उसके अंदर आप देखेंगे कोई डेल्टा नहीं, कोई सेंटर पॉइंट नहीं, पानी के फ्लो की तरह। अगर टेंटेड आर्च की बात की जाती है तो ये फिंगरप्रिंट किस तरह का होता है, इसमें भी कोई डेल्टा नहीं, कोई सेंटर पॉइंट नहीं। अगर बात की जाए आर्च के साथ में लूप, तो मोटा फर्क है, सेंटर पॉइंट के नजदीक अगर डेल्टा होगा तो आर्च के साथ लूप होगा। अब कौन सा होगा, रेडियल, अनलर, वो अपन देखेंगे। और अगर सेंटर पॉइंट से डेल्टा दूर है तो क्लियर कट लूप होगा। ठीक है जी। ये वाला इसका जस्ट रिवर्स इमेज है, रेडियल और अनलर लूप दोनों के अंदर आपने देखा अंतर। अब हम चलते हैं आगे। अगर देखा जाए वर्ल, तो नाम के पीछे वर्ल है इसलिए दोनों साइड में डेल्टा है और बीच में सेंटर पॉइंट, टारगेट सेंट्रिक। बात ही ध्यान रखने योग्य, शुरू के 3 लाइनें एकदम अलग अलग होनी चाहिए। अगर बात की जाए स्पाइरल वर्ल की तो शुरू से स्पाइरल शेप में बन रहा है लेकिन दोनों साइड में डेल्टा। बात की जाए एलोंगेटेड वर्ल की तो शुरू से सर्किल बड़े बड़े लेकिन नाम के पीछे वर्ल है इसलिए दोनों साइड में डेल्टा। अगर बात की जाए डबल लूप की तो फिंगरप्रिंट में एस बन रहा है लेकिन दोनों साइड में डेल्टा, क्योंकि नाम के पीछे वर्ल है। लेकिन स्पाइरल है, सॉरी यह एस फैमिली का फिंगरप्रिंट है इसलिए दोनों सेंटर पॉइंट होंगे और 2 ही इसके अंदर आपको डेल्टा पॉइंट मिलेंगे। इम्प्लोडिंग वर्ल, एस की बनावट थोड़ी सी चेंज लेकिन दोनों सेंटर पॉइंट और दोनों डेल्टा आपको मिलने वाले। कंपोजिट वर्ल की बात करें तो एस इसमें सिकुड़ के छोटा हो जाता है, दोनों साइड में डेल्टा, लेकिन एस को अगर देखा जाएगा तो दोनों साइड में डेल्टा के साथ 2 सेंटर पॉइंट भी आपको देखने को मिलने वाले। बात की जाए अनलर पिकॉक आई की तो ये फिंगरप्रिंट जो है वो आप देखेंगे किस तरीके का होता है, मोर के पंख जैसा है, मोर के आंख जैसा। इसका जस्ट उल्टा रेडियल लूप है और ये सारे कोड आपने देखे। तो ये सारे फिंगरप्रिंट के बारे में अभी हम लोगों ने बात की। इन फिंगरप्रिंट की आप अगर अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति पे काउंसलिंग के दौरान बहुत जबरदस्त रिमार्केबल छाप छोड़ेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।